Hello students, today we'll solve the model test paper for UR80 PG, that is University of Rajasthan admission test for post graduation, जिसमें हम ABST के मॉडल टेस्ट पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं. That is, first question is the accounting working rule anticipate no gains but provide all possible losses relates to, ये आपको 4 conventions given है. That is convention of consistency, convention of disclosure, convention of conservatism, convention of materiality. हिंदी में देखिए, लेखांकन एक कार्यकारी नियम जिसमें लाभों का पूर्वानुमान न किया जाकर सभी हानियों का प्रावधान किया जाता है. फर्स्ट है संगतता की परंपरा, प्रकटीकरण, रूढ़िवादिता एंड महत्वपूर्णता की परंपरा. हमारे कुछ कन्वेंशन बनाए गए हैं अकाउंटिंग में, जिनमें से 4 ये है. तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं. आपके ये इस टाइप से 3 एडिशनल क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए हैं. फाइन. तो फर्स्ट है हमारी कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मीन्स some accounting principles are followed by an organization. आपकी जो भी फर्म है, एंटरप्राइज है, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करती है. किसके लिए? इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइन. अगर आप किसी एंटरप्राइज की ईयरली प्रोग्रेस जानना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर से उसका कंपैरिजन करते हैं. आपने सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं तो आप उसका कंपैरिजन इजीली कर पाते हैं. तो इसी पर बेस्ड है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सेम फॉलो करने होते हैं. फाइन. नेक्स्ट इज convention of disclosure. That is all material and relevant facts concerning to financial statement. Financial statement से related जितने भी useful facts है वो आपको बताने होते हैं. ये कन्वेंशन उसको सपोर्ट करती है. नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. दैट मीन्स रूढ़िवादिता की परंपरा. अब रूढ़िवादिता की परंपरा यही बोलती है कि आप अपने फ्यूचर लॉसेस के लिए तो क्या कीजिए? प्रोविजन बना के रखिए, बट जो आपके प्रॉफिट्स हैं उनको आप जब रिसीव हो तभी एंट्री कीजिए. तो अब आपने ये देखिए, अपना क्वेश्चन बोल रहा है एंटिसिपेट नो गेन्स. आपको लाभों का कोई भी पूर्वानुमान नहीं करना है, बट प्रोवाइड्स ऑल द पॉसिबल लॉसेस. आप फ्यूचर के लॉसेस के लिए प्रोविजन बना के चलते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. दैट इज रूढ़िवादिता की परंपरा. नेक्स्ट है डी, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी. दैट इज महत्वपूर्णता की परंपरा. अब आप इसके हिंदी मीनिंग से समझेंगे कि जो भी आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन फैक्ट को आप अगर नहीं डिस्क्लोज करेंगे तो जो भी उसके यूजर्स हैं वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे. तो इसलिए आपको मटेरियल चीजें ही बतानी है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको छुपाना नहीं है. हमारे ये चारों कन्वेंशंस डिस्कस हो गई हैं. आपके चारों क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए. इससे आप इनके भी अगर क्वेश्चन बन के आते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज द एंटिटी कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग अज्यूम्स दैट. हिंदी में देखिए, लेखांकन में अस्तित्व संबंधी अवधारणा यह मानती है कि एंटिटी कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग है? दैट मीन्स बिजनेस और बिजनेस का ओनर, ये दोनों अलग अलग हैं. यही चीज आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो यहाँ पे हमें यही बताना है. हाँ, आपको 4 ऑप्शंस गिवन है. फर्स्ट इज द बिजनेस एंड द बिजनेसमैन आर 2 सेपरेट लीगल एंटिटीज. फाइन. नेक्स्ट है द बिजनेस एंड द बिजनेसमैन आर 2 सेपरेट एंटिटीज. वो 2 अलग एंटिटीज है. हिंदी में देखिए, व्यवसाय और व्यवसाय दोनों का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है. फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं. सेकंड है व्यवसाय और व्यवसाय दोनों का पृथक लेखांकन अस्तित्व होता है. नेक्स्ट इज ऑल द बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 1 यूनाइटेड एंटिटी. प्रत्येक व्यवसाय और व्यवसाय का एक सामूहिक अस्तित्व होता है. तो ये तो हमारा रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि
हमने पढ़ा है दोनों अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, ये भी नहीं है। फाइन, अब इन दोनों में से आपको देखना है कि कौन सा है। तो आपने हमेशा पढ़ा होगा बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज, लीगल एंटिटीज का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर है आपका बी। थर्ड है द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डील्स विथ, देखिए यहाँ पे भी आपको 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गिवन है। अगर आप इन 4 को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आगे भी कोई दूसरे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये है आपका AS3, फाइन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, दैट इज AS6। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, दैट इज AS2। और AS1 क्या है आपका, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका डी, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। क्वेश्चन नंबर 4 इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 डज नॉट डील विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। देखिए AS9 हमें रेवेन्यू के बारे में बताता है, रेवेन्यू आय की पहचान के बारे में बताता है। फाइन, अब इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से पहलू आते हैं। सेल ऑफ गुड्स आता है इसमें, रेंडरिंग ऑफ अदर सर्विसेज आता है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें क्या नहीं आता है। फाइन, तो ये 2 चीजें तो आती ही है, इसके अलावा क्या आता है, अदर इनकम्स लाइक इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड्स। तो इस टाइप की इनकम्स इसमें आती है। तो क्या बचा, गवर्नमेंट ग्रांट बचा, ये आपका नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। सी इसका आंसर है, सरकारी अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के डिबेंचर्स, एक कंपनी के ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट हो गया हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विथ एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू शेयर। देखिए आपको ऑप्शन दिया जाता है तो ये तो आपका करेक्ट है, ये इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कैरिंग वोटिंग राइट, कभी भी डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता है। किसको होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स, करेक्ट है। क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फॉर सच इश्यू, राइट। तो ये तीनों चीजें तो इसमें इंक्लूड होती है बट ये नहीं है। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, मताधिकार वाले ऋण पत्रों का निर्गमन। क्वेश्चन नंबर 6, स्वेट इक्विटी शेयर्स में बी इशूड टू, स्वेट इक्विटी अंश जारी किए जा सकते हैं। लुक स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स फर्स्ट इशू किए जाते हैं डायरेक्टर्स को, सेकेंड इशू किए जाते हैं उसके एम्प्लॉयज़ को। ये जो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय है वो कंपनी में कोई भी वैल्यू एडिशन करते हैं या उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मीन्स उन्होंने कोई सजेशन दिया, तो इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई ये डायरेक्टर्स प्लस एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, या तो डिस्काउंट पे दिए जाते हैं या कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो अब आपने ये देख लिया कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज अ कंपनी कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर्स आउट ऑफ, एक कंपनी अपने बोनस शेयर्स का निर्गमन निम्नलिखित में से नहीं कर सकती है। वो किस में से, देखिए फ्री रिजर्व्स में से कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से कर सकती है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में से कर सकती है, बट किस में से नहीं कर सकती है, दैट इज
कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से निर्मित पूंजीगत संचय खाते में से। फाइन। नेक्स्ट है, एज पर रूल 13 ऑफ द कंपनी प्रोस्पेक्टस इन द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014, अ कंपनी में पे अंडरराइटिंग कमीशन ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ देखिए बात पूछी गई है आपसे इश्यू ऑफ डिबेंचर की, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम कितना हो सकता है 2.5 of issue price और rate authorized by the article whichever is less। ये इसका आंसर है। इधर देखिए निर्गमन मूल्य का 2.5% या कंपनी के अंतर नियमों द्वारा अधिकृत दर जो भी कम हो। ये तो बात हो गई आपकी डिबेंचर्स की। फाइन। अगर आप इश्यू ऑफ शेयर के बारे में पूछ रहे हैं अंडरराइटिंग कमीशन के लिए, तो आपका आंसर क्या होगा 5% ऑफ इश्यू प्राइस और रेट ऑफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स विच एवर इज लेस। निर्गमन मूल्य का 5% या कंपनी के अंतर नियमों द्वारा अधिग्रहित दर जो भी कम हो। तो ये हो गया आपका इश्यू ऑफ शेयर का। फाइन। बट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इश्यू ऑफ डिबेंचर का, तो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। As per Company Act 2013, total managerial remuneration payable by a public company to its directors, including managing directors and manager in respect of financial year, shall not exceed। किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक कंपनी के निदेशक को, जिसमें प्रबंध निदेशक प्रबंधक शामिल हो, को दे प्रबंधकीय पारिश्रमिक की किसी एक वित्तीय वर्ष में कुल अधिकतम राशि दैट इज 11% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इश्यू ऑफ बोनस शेयर। बोनस अंशों के निर्गमन में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट इज इश्यू ऑफ बोनस इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स, द बोनस शेयर कैन बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग पार्टी पेड अप शेयर्स आर टू बी मेड फुल्ली पेड अप ऑफ शेयर्स, नन ऑफ द अबव। तो आपको इन चारों में से एक ऑप्शन देखना है। फर्स्ट आपको बोल रहा है कि बोनस का निर्गमन सीमा नियमों द्वारा अधिकृत हो, तो वो तो अधिकृत होता ही है। ठीक है, आपको ये बोलना है कौन सा कथन सही नहीं है। ये तो सही है। लाभांश के स्थान पर बोनस अंश दिए जा सकते हैं। अब ये बताइए लाभांश के स्थान पर बोनस शेयर्स दिए जा सकते हैं? नहीं। बोनस क्या है? बोनस जब कंपनी आपका वेल परफॉर्म कर रही है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को एडिशनल लाभांश देना चाहती है, एडिशनल फायदा देना चाहती है, तो वो क्या करती है, उनको बोनस शेयर इशू करती है। तो ये लाभांश के स्थान पे नहीं होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आंसर हो गया ये। ठीक है, सी ऑप्शन डिस्कस करते हैं। बकाया अंशतः प्रदत्त अंशों को पूर्ण प्रदत्त अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। हाँ, ये भी करती है। कंपनी आपसे कम मनी मांगी गई है और उसको आपको फुल्ली पेड अप कर भी सकती है, दैट इज योर बोनस। फाइन। तो इसका आंसर हो गया द बोनस शेयर्स कैन बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग्स, नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years was 1,10,000, 98,000 and 1,22,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 6,25,000 की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। अज्यूमिंग दैट द कंपनी विल बी एबल टू मेंटेन द सुपर प्रॉफिट्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड। अब आपको इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फाइन। अब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, ये 3 साल आपको गिवन है, इन तीनों का एवरेज करेंगे, इन सबको ऐड कर दीजिए तीनों को,
ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, 1,10,000, ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। फाइन। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, ये आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, इसका 12% आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज 75,000। फाइन। अब एवरेज प्रॉफिट में से आपको नॉर्मल प्रॉफिट लेस करना है, 1,10,000 माइनस 75,000, वैल्यू आ रही है आपकी 35,000। ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट के 3 इयर्स परचेज से निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया आपने, तो वैल्यू क्या आ गई 105,000। इसकी वैल्यू क्या आ रही है 105,000। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्प्टिव राइट इज यूज्ड इन। हक शफा का अधिकार किसमें प्रयोग किया जाता है? देखिए, ये आपका प्रीएम्प्टिव राइट है जो कि आपको प्रेजेंट शेयर होल्डर्स को देना होता है। जब भी आप नया सब्सक्रिप्शन लाते हैं, नया इशू लाते हैं, तो आप अपने प्रेजेंट शेयर होल्डर्स को एक राइट देते हैं कि वो पहले उन शेयर्स को खरीदे। दैट इज योर प्रीएम्प्टिव राइट। तो ये क्या हो गया? इशू ऑफ राइट शेयर्स। फाइन। तो ये आंसर क्या हो गया इसका? इशू ऑफ राइट। इशू ऑफ बोनस शेयर क्या होता है? इशू ऑफ बोनस शेयर होता है, इसमें आप फ्री इशू करते हैं शेयर को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, दैट इज इशू ऑफ बोनस शेयर। नेक्स्ट है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब एक नई कंपनी, नई प्राइवेट कॉरपोरेशन जो भी है, वो पब्लिक में अपना फर्स्ट टाइम आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट मीन्स नए शेयर्स इशू करती है, तो उसको क्या बोलते हैं आप? इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। फाइन। तो इसका आंसर क्या हो गया? प्रीएम्प्टिव राइट का इशू ऑफ राइट शेयर्स। नेक्स्ट है इन विच सिस्टम परचेज द परचेजर गेट्स इमीडिएट पोजेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। देखिए, आपने 2 सिस्टम पढ़े हैं। फर्स्ट पढ़ा है आपने हायर परचेज सिस्टम, सेकंड पढ़ा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। देखिए, इमीडिएट पोजीशन तो इन दोनों में मिलता है, बट जो ओनरशिप है इमीडिएट किस में मिलती है? इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में। फाइन। और हायर परचेज सिस्टम किराया क्रय पद्धति, दैट मीन्स जो भी असेट आपने परचेज की है उसको आप अभी किराए पे ही यूज कर रहे हैं। आप जब उसकी फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तब वो आपकी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? जिसमें आपको इमीडिएट ओनरशिप मिल जाती है, दैट इज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अगेन देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ गए, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री? ऊपर देखिए, हमने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का डिस्कस किया था, तो अगर आपने वहाँ डिस्कस किया तो आपको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टिप्स पे लर्न हो जाएंगे। तो वो था हमारा AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। AS3 है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से, ये है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से, और ये है आपका अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। फाइन। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरेज क्लॉज इन अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। एक अग्नि बीमा पॉलिसी में औसत वाक्य का मूल उद्देश्य क्या है? टू एंकरेज फुल इंश्योरेंस, टू डिस्करेज अंडर इंश्योरेंस, और बोथ A and B अबव। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में एवरेज क्लॉज यही बोलता है कि ना तो आप फुल इंश्योरेंस करवाइए, ना ही आप कम करवाइए। फाइन। तो इसका आंसर हो गया बोथ A and B अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। द मीन ऑफ 50 स्टूडेंट्स वॉज फाउंड टू बी 35. Later on it was discovered that the marks of a student was misread as 45 instead of 55. The correct mean is, ये करेक्ट इनकरेक्ट मीन वाला क्वेश्चन है जिसमें आपने डिजिट्स को गलत रीड कर लिया है, जिससे कि आपका मीन भी गलत आ गया है, समांतर माध्य भी गलत आ गया है। अब आपको क्या करना है? सही
अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। फाइन, तो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, कितने स्टूडेंट्स हैं 50। तो फॉर्मूला है अपना एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार है 35 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, एन है 50। फाइन, सिग्मा एक्स वो आपको गिवन नहीं है। अब आपको क्या बोला गया है कि आपने 55 की जगह क्या रीड कर लिया है, 45 रीड कर लिया है। दैट मीन्स एक्स बार में हमारे 45 ऐड है। फाइन, तो अब क्या करते हैं, इसमें से हम वो 45 लेस कर देते हैं, सिग्मा एक्स माइनस 45। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका ए, यह है आपकी रिमेनिंग वैल्यूज। ठीक है, 45 के अलावा जितनी वैल्यूज थी वो। अब आप क्या करेंगे, इस रिमेनिंग वैल्यू में 55 ऐड कर देंगे, तो आपकी समेशन x जो आपका टोटल ऑफ x है वो सही हो जाएगा। फाइन, अब हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ a। अगर आपको a की वैल्यू पता लग गई तो अब आप उसमें 55 ऐड करके डिवाइडेड बाय 50 करके सही अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर लेंगे। 35 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस 45 डिवाइडेड बाय 50। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1750 इक्वल्स टू a प्लस 45। तो a की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1750 माइनस 45 डैट इज a इक्वल्स टू 1705। ये a की वैल्यू आ गई है। डैट मीन्स रिमेनिंग वैल्यूज किसके अलावा, 55 के अलावा। तो अब आप क्या करेंगे, 1705 a प्लस 55 करना होगा आपको सिग्मा x के लिए प्लस 55, तो वैल्यू आ गई 1760। ठीक है, डैट इज सिग्मा एक्स। ना फॉर्मूले में सब चीज़ें लिख देते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स है आपका 1760 डिवाइडेड बाय 50 है आपका एन, तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी 35.2। डैट इज योर एक्स बार, करेक्ट एक्स बार। स्क्वेयर रूट ऑफ मीन स्क्वेयर ऑफ डिविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज नोन एज। समांतर माध्य के लिए गए विचलनों के वर्ग का माध्य का वर्गमूल कहलाएगा क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन और हार्मोनिक मीन। देखिए रूट ऑफ मीन स्क्वायर ऑफ डिविएशन क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड डिविएशन, प्रमाप विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट BYX इक्वल्स टू माइनस 0.45, BXY है माइनस 0.80, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू अंडर रूट BXY मल्टीप्लाई बाय BYX। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो आप क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट माइनस 0.80 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.45, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वैल्यू आ रही है आपकी 0.36। फाइन, इसका अंडर रूट लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.6। क्लियर। नेक्स्ट है, इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.6 and the coefficient of non-determination will be, coefficient of determination होता है आपका that is R स्क्वायर। R आपको गिवन है, फाइन 0.6 का आपने स्क्वायर कर दिया that is 0.36, ये आ गया आपका R स्क्वायर। अब आपको फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो इसका क्या है फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन दैट इज 1 माइनस आर स्क्वायर। तो 1 माइनस आर स्क्वायर है 0.36, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 0.64, 0.64। दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द फॉलोइंग सीरीज, जिसमें सीरीज एक्स वाई एंड जेड गिवन है, जिनके आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है।
आपको फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन विच सीरीज इज मोर कंसिस्टेंट, दैट इज कौन सी श्रेणी अधिक संगत है। उसके लिए आपको कैलकुलेट करना होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फॉर्मूला है, CV इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय x बार इंटू 100। फाइन, तो इससे आप इनके सबके CV कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट का कैसे होगा, 11.32 डिवाइडेड बाय 61 मल्टीप्लाई बाय 100। सीरीज x का आ रहा है 18.357, इधर 13.25, 13.022। तो जिसका भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होता है, ठीक है, वही श्रेणी अधिक संगत होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो सबसे कम आपका Z सीरीज का है, तो आंसर क्या हो गया, सीरीज Z।